आपका स्वागत है इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे गुहिल साम्राज्य की, और गुहिल साम्राज्य में हम समर सिंह राजा को डिस्कस कर रहे थे, रावल समर सिंह। तो रावल समर सिंह की हम बात कर रहे थे। समर सिंह के दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम था रावल रतन सिंह, छोटे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। रावल रतन सिंह जब विरासत में उन्हें मिली मेवाड़ रियासत, जबकि बंटवारे के बाद कुंभकर्ण चला गया कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल के वहाँ जाकर उसने कुल राजवंश की स्थापना की। हम कह सकते हैं नेपाल में शाही वंश की स्थापना की किसने, कुंभकर्ण में। अब जिस समय समर सिंह मेवाड़ के शासक थे, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और समर सिंह के बीच में थोड़ा सा मतभेद होता है। वो मतभेद का कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात लक्ष्य की ओर अपनी सेना को भेजा। अब अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम तो था उलुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। अब उलुग खां नुसरत खां अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब बीच जो रास्ता था वहाँ पर पड़ता था चित्तौड़, मतलब जो रास्ता गुजरात की ओर निकलता था वहाँ बीच में एक राज्य पड़ता था, वो था चित्तौड़। अब वो वहाँ के शासक कौन थे, समर सिंह। समर सिंह का एक सेनापति हुआ करता था निम्बा। कौन, निम्बा। निम्बा समर सिंह का सेनापति हुआ करता था। निम्बा ने उलुग खां और नुसरत खां का रास्ता रोक दिया। समर सिंह को इस बात का मैसेज दिया गया, तो निम्बा के कहने पर समर सिंह ने क्या किया, उलुग खां और नुसरत खां से टैक्स वसूल कर लिया। रोड टैक्स, जिस रोड से वो गुजरात की ओर निकल रहे थे, जो गुजरात जो रोड जो है जो चित्तौड़ में है, उसका टैक्स वसूल किसने कर लिया, समर सिंह ने कर लिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी की और समर सिंह के बीच में ठन गई। हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी और समर सिंह के बीच में इस टैक्स को लेकर दोनों के मध्य ठनाठनी हो गई। ठीक है, तो इसके बाद में जब समर सिंह की मृत्यु जाती है तो आगे शासक कौन बन जाता है, रावल रतन सिंह आगे शासक बन जाते हैं मेवाड़ के। मृत्यु जाती है 1302 ईस्वी में, और समर सिंह की मृत्यु के बाद में आगे उसका पुत्र रतन सिंह बनता है शासक। हम बात करते हैं यहाँ पर रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं 1302 ईस्वी में, और करीबन 1302 से 1303 ईस्वी तक शासन किसने किया, रावल रतन सिंह ने शासन किया। रावल रतन सिंह, जो कि इस गुहिल वंश के अंतिम शासक थे, या रावल लगाने वाले अंतिम शासक हैं रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह 1302 में राजा बनता है और 1303 ईस्वी तक शासन करता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो कि इस शाखा का अंतिम शासक होता है, रावल लगाने वाला अंतिम शासक होता है, या फिर गुहिल शाखा का अंतिम शासक होता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी। अब रानी पद्मिनी कौन थी, रानी पद्मिनी श्रीलंका के सिंघल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री हुआ करती थी। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम था चंपावती। हम कह सकते हैं कि रानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन, और माता का नाम क्या था, चंपावती। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये गंधर्व सेन तो कौन थे, इसके पिता हुआ करते थे, और माँ कौन थी, चंपावती। ठीक है, तो चंपावती गंधर्व सेन की पुत्री कौन, रानी पद्मिनी है। हम कह सकते हैं रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी, सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी रानी पद्मिनी। ठीक है, रानी पद्मिनी के भाई का नाम तो घोड़ा। इसी रानी पद्मिनी का एक पालतू तोता, इसका नाम था हीरामन तोता। और रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के जो माध्यम होता है, इन दोनों को मिलाने का जो माध्यम होता है, मीडिएटर की भूमिका जो निभाता है, वो निभाता है कौन, हीरामन तोता। हीरामन तोता जो कि मनुष्य भाषा को बोलता है। एक बार क्या होता है कि बलिया हीरामन तोता को श्रीलंका या सिंघल द्वीप से बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है, लेकिन हीरामन तोता उस पिंजरे को छुड़ा कर, पिंजरे से भागकर कहाँ पहुँच जाता है, मेवाड़ रियासत पहुँच जाता है, जहाँ पर रावल रतन सिंह के साथ उसकी मुलाकात होती है। और रावल रतन सिंह को हीरामन तोता सारी बात बताता है। और यहाँ पर रावल रतन सिंह हीरामन तोता को रानी पद्मिनी को सुपुर्द करने श्रीलंका जा रहे हैं। उस समय रानी पद्मिनी का क्या हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। तो इस कारण इस तरीके से दोनों की मुलाकात करवाई किसने, हीरामन तोता ने, और रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी का क्या हो गया, विवाह हो गया। क्या हो गया, विवाह हो गया। अब ये बात तो हमने देख ली, लेकिन रावल रतन सिंह के समय सबसे अहम जो घटना थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी। क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से पहले एक कैंडिडेट को जानना रह गया हमसे, तो कैंडिडेट को हम जानेंगे। उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था, राघव चेतन। इसे राघव चेतन भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं काल चेतन, काला चेतन। क्या, काला चेतन। अब ये था कौन भाई, ये काला चेतन जो कि दरबारी हुआ करता था। कौन हुआ करता था, दरबारी। राघव चेतन जो कि रावल रतन सिंह का एक दरबारी हुआ करता था। अब एक बार क्या था, राघव चेतन ने
या हम कह सकते हैं कि राघव चेतन की कुदृष्टि थी रानी पद्मिनी के ऊपर। क्या थी इसकी? कुदृष्टि, कुदृष्टि थी रानी पद्मिनी को लेकर, रानी को लेकर। इसलिए क्या कर दिया रावण, इसलिए क्या कर दिया कि राणा ने, हम कह सकते हैं कि रतन सिंह ने राघव चेतन को राज्य से बर्खास्त कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया, राज्य से इसे बाहर कर दिया, क्योंकि इसकी जो कुदृष्टि हुआ करती थी रानी को लेकर, इसलिए क्या किया रतन सिंह ने इसे राज्य से बाहर कर दिया। ठीक है, हमने सारे रोल इसके देख लिए। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि महत्वपूर्ण घटना है रावल रतन सिंह के राज्यकाल की, महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, रावल रतन सिंह के समय महत्वपूर्ण घटना, तो उसके समय महत्वपूर्ण घटना हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण। उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था। अब जो दिल्ली सल्तनत हेड सीट पर बैठा हो, जाहिर सी बात है वो आगे ही बढ़ेगा, तो उसने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब देखो, हमने जैसे समर सिंह के समय देखा था कि रतन सिंह के पिता का नाम समर सिंह था। समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की तरफ अपने दो सेनापति को सेना लेकर भेजा था। तो एक सैनिक का नाम तो उल्लू खां ने देखा था, दूसरे का नाम देखा था नुसरत खां। जब वो दोनों गए तो समर सिंह की सेना ने क्या किया, उनका रास्ता रोक दिया और समर सिंह ने निम्बा के कहने पर उनसे टैक्स भी वसूल किया। ठीक है, तो यहाँ घनिष्ठता तो है नहीं, मित्रता तो है नहीं, दुश्मनी तो ऑलरेडी है, ठनेठिन तो आपस में थी सी। अब दोबारा फिर से क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हुआ करते हैं। आमतौर पर हम यही समझते हैं कि बात ये थी कि रानी पद्मिनी की चाह में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की मुलाकात तो काफी बाद में होती है, जबकि यहाँ दुश्मनी तो पहले समर सिंह के समय ही हो चुकी है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण ये भी है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था। इसका अर्थ ये है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी, मतलब वो अपने आप का भला देखता था, या हो सकता है उसको ये चाहते कि मुझे और राज्य, अपने राज्य को बढ़ाना है, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, अपने कार्य को बढ़ाना है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, दूसरा कारण था चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व। उस समय चित्तौड़ का व्यापार काफी उच्च श्रम सीमा पे हुआ करता था, तो उस व्यापार को देखकर ये चाहता था अलाउद्दीन खिलजी की व्यापारिक क्षेत्र अगर मुझे मिल जाए, व्यापारिक या बिजनेस जोन मुझे मिल जाए, तो हो सकता है कुछ आमदनी मेरे पास भी हो। ठीक है, यहाँ तीसरा कारण था गुजरात तट की ओर जाना लक्ष्य है। गुजरात और दिल्ली बीच में पड़ता था चित्तौड़ रियासत। अब वहाँ पर दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी को आना था कहाँ, गुजरात जाना था। गुजरात के रास्ते पे कौन था, चित्तौड़। चित्तौड़ वाले गुजरात जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया। तीसरा कारण आक्रमण का महत्वपूर्ण होता है। अब चौथा आक्रमण का कारण होता है रानी पद्मिनी को हासिल करना, रानी पद्मिनी को हासिल करना। अब यहाँ पर रानी पद्मिनी की अगर हासिल करने की वो कहानी हम देखें, तो कहानी वो इस तरीके से थी कि भी अलाउद्दीन खिलजी, जब हमने इससे पहले भी एक में थोड़ा देखा था कि राघव चेतन जो कि कौन था, रावल रतन सिंह का दरबारी हुआ करता था। अब दरबारी राघव चेतन ने क्या किया, जब उसको देखा गया कि भाई इसकी कुदृष्टि थी रानी पद्मिनी के ऊपर, तो रावल रतन सिंह ने उसे राज्य से बाहर कर दिया। जब उसे राज्य से बाहर कर दिया तो राघव चेतन कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसलिए हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शरण में कौन चला गया, राघव चेतन। कौन चला गया, राघव चेतन। कौन चला गया भाई, राघव चेतन चला गया। राघव चेतन कौन था, रावल रतन सिंह का दरबारी हुआ करता था। जब कुदृष्टि के कारण जब इसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया तो ये कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी को और रीजन तो पहले ही थी, अब चौथा रीजन कब हासिल हुआ, जब राघव चेतन जाकर उसके सामने सौंदर्य वर्णन करता है कि भाई हमारी रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है कि जब वो पानी भी पिए तो गले से उतरता दिखाई देता है। हाल में ऐसा कुछ घटनाएं जो कही गई, जिसके कारण क्या था, किसका मोह बढ़ गया, किसका, रावल रतन सिंह का। ठीक है, शरण में आप कौन जा चुका है, राघव चेतन। राघव चेतन देखो जाहिर सी बात है, घर का बेदी लंका ढाई। जब राघव चेतन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जब उसकी शरण में चला जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि अब यहाँ इस रतन सिंह की सारी पोल कौन निकाल देगा, राघव चेतन निकाल देगा। अब राघव चेतन जिसकी कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उस पर उससे मित्रता बढ़ाई। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जब राघव चेतन के माध्यम से रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में जानता है, तो
तो वो उस पर इंटरेस्ट होता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। अब रानी पद्मिनी से अलाउद्दीन खिलजी मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि मित्रता बढ़ाई। किससे? रावल रतन सिंह से। रावल रतन सिंह से उसने मित्रता बढ़ाई। मित्रता के बाद में एक दिन उससे मिलना चला जाता है, कहाँ पर? रावल रतन सिंह के दरबार में या उसके महल में उससे मिलने चला जाता है। जब महल में मिलने चला जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी उससे जिद करता है कि मैं आपकी रानी को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रावल रतन सिंह ये कथन कहते हैं कि भाई हमारे राजपूत में या हमारे राजपूत परिधान के अंदर हमारे स्त्रियाँ किसी पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। लेकिन चूंकि अब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के मित्र हो चुके थे, तो अब मित्र की उस कही हुई बात को तो टाल नहीं सकते थे। इसलिए क्या था कि रावल रतन सिंह ने पद्मिनी से इस बारे में, इस विषय में बात की कि मेरा मित्र आपको देखना चाहता है। तो रानी पद्मिनी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। रानी पद्मिनी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि मैं महल के दूसरे माले पर आके खड़ी हो जाऊंगी, आप तल पे, महल के तल पर एक पानी का बर्तन भर के रख देना। जब मैं ऊपर के माले से नीचे की ओर झांकूंगी या देखूंगी तो मेरी चेहरे की परछाई उस पानी पर पड़ जाए। अलाउद्दीन खिलजी इस पानी की लहरों में, जब पानी का कोई बर्तन भरा होता है तो उस पर लहरें लहराती रहती है हवा के कारण। अब उस हवा से लहराती लहरों पर भी रानी पद्मिनी का सौंदर्य काफ़ी अच्छा दिखाई दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी उस पर इंस्पायर हो गया, भावुक हो गया, या कह सकते हैं कि उसे हासिल करने के लिए उसने हट कर लिया अलाउद्दीन खिलजी में। अब यहाँ पर हमारे एक नियम होता है कि जब हमारे कोई मेहमान आता तो हम उसे द्वार तक छोड़ने जाते। तो इसी तरह रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को द्वार तक या उनके बेड़े तक, उनकी सैनिक बेड़े तक छोड़ने जा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से, हम यहाँ लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। जब धोखे से बंदी बना लिया तो इस बात का मैसेज किसके पास पहुंच गया? रानी के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? रानी के पास। हमने लिखा कौन सी रानी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के पास ये मैसेज पहुंच गया। रानी पद्मिनी ने क्या किया? गौरा व बादल की सहायता से, किसकी सहायता से? गौरा व बादल की सहायता से क्या किया? धवा बोल दिया अलाउद्दीन खिलजी के बेड़े पर। अलाउद्दीन खिलजी के बेड़े पर धवा बोलकर रतन सिंह को बंदी मुक्त करवा लिया। क्या करवा लिया? कि एक महिला सेनानी जिसने सैनिक का एक वस्त्र धारण कर अपने पति की जान के लिए वो मौत के मुंह में आ चुकी है। तो इस बात से ज़्यादा इंस्पायर कौन हो गया? और अलाउद्दीन खिलजी। उसका अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ चुका है रानी पद्मिनी को लेकर। अब वो रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता है। ठीक है, तो इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? रणनीति बनाई। रणनीति इस तरह बनाई कि उसने 1303 में चित्तौड़ पर, हम कह सकते हैं मेवाड़ पर धावा बोल, जिसे कहा गया चित्तौड़ का युद्ध। क्या कहा गया? चित्तौड़ का युद्ध। अब चित्तौड़ का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, हम लिख लेंगे यहाँ पर चित्तौड़ किस किसके बीच में? अलाउद्दीन खिलजी और सामने कौन था? रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह हुआ करते थे। अब इनमें से जीता कौन? एक ही। कौन जीता इस युद्ध को? एक ही जीता। तो चित्तौड़ का युद्ध आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो ये युद्ध क्या कहलाया? चित्तौड़ का युद्ध कहलाया। ठीक है, इस युद्ध में जीत किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह, या हम सीधा लिख लेते हैं रतन सिंह व गौरा बादल सहित राजपूत शहीद हुए या वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस युद्ध में रतन सिंह और गौरा बादल सहित कई राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा के लिए रानी पद्मिनी और रानी पद्मिनी के साथ 1600 स्त्रियों ने क्या किया? अपने आप को जौहर किया, आत्मदाह किया, जो कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाया। क्या कहलाया? मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाया। इसे मेवाड़ का प्रथम शाखा या फिर राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रथम, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर इसे कह सकते हैं, या फिर इसे मेवाड़ का प्रथम शाखा कहा जाता है, जहां पर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने क्या किया? अपने आप को आत्मदाह किया, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। जब राजा मर चुका है, सैनिक मर चुके हैं, तब उनकी इज्जत की रक्षा कौन करेगा? इसलिए अपने आप की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को जौहर कर लिया, जो कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाया, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर कहलाया। जब वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है, उसकी
किले पर, उस दरबार पर खिलजी का जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को हासिल कर लिया, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, अपने पुत्र के नाम पर खिज़राबाद कर दिया। क्या कर दिया, खिज़राबाद कर दिया। क्योंकि उसके पुत्र का नाम क्या था, उसके पुत्र का नाम खिज्र खां हुआ करता था। क्या हुआ करता था, खिज्र खां। तो अपने पुत्र खिज्र के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिज़राबाद कर दिया। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपने आगे गुजरात की ओर निकल जाता है। अब पीछे यहाँ पर कौन रहता है, उसका पुत्र खिज्र खां। कौन रहता है, खिज्र खां। खिज्र खां ने यहाँ पर शासन किया। खिज्र खां ने यहाँ पर शासन किया करीबन 1303 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किसने किया, खिज्र खां ने शासन किया। खिज्र खां के बाद में यहाँ पर 1311 ईस्वी में आ गए कौन, जालोर के उस समय शासक हुआ करते थे कानड़ देव चौहान। कौन हुआ करते थे, कानड़ देव चौहान। और कानड़ देव चौहान के छोटे भाई का नाम था मालदेव सोनगरा। कौन थे ये, मालदेव सोनगरा, जो कि जालोर के शासक कानड़ देव चौहान के छोटे भाई या कानड़ देव सोनगरा के छोटे भाई हुआ करते थे, मालदेव सोनगरा। तो मालदेव सोनगरा ने क्या किया, आक्रमण कर दिया खिज्र खां के ऊपर। और 1311 में खिज्र खां से मालदेव सोनगरा ने मेवाड़ को छीन लिया। क्या कर लिया, मेवाड़ को प्राप्त किया। अब चित्तौड़गढ़ किसके पास है, मालदेव सोनगरा। इससे पहले, सबसे पहले किसके पास था ये, रावल रतन सिंह के पास। उसके बाद किसके पास चला गया ये, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम कर दिया खिज़राबाद। खिज़राबाद करने के बाद यहाँ पर शासन किसने किया, खिज्र खां ने किया। 1311 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया किसने, खिज्र खां ने। खिज्र खां को पराजित कर अब मेवाड़ चित्तौड़ किसने प्राप्त कर लिया, मालदेव सोनगरा, जो कि कानड़ देव चौहान के छोटे भाई हुआ करते थे। मेवाड़ को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और 1311 से करीबन 1326 ईस्वी तक मालदेव सोनगरा यहाँ के शासक रहे। कहाँ के शासक रहे ये, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के शासक रहे 1326 ईस्वी तक। देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिज्र खां ने वहाँ शासन किया। 1311 तक वहाँ पर खिज्र खां ने शासन किया मेवाड़ पर। उसके बाद में खिज्र खां के बाद में इस सत्ता को संभालता है कौन, मालदेव सोनगरा। और मालदेव सोनगरा 1326 तक शासन करते हैं कहाँ पर, चित्तौड़ पर। अब चित्तौड़ पर इस समय मालदेव सोनगरा शासन है, लेकिन मालदेव सोनगरा जिनकी क्या थी, कुरीतियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। उनकी कुरीतियों से काफ़ी परेशान हुआ करते थे वहाँ के सरदार या तत्कालीन सैनिक। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, अपने राजा छुटकारा पाने के लिए ये कहाँ चले गए, राणा हमीर के पास चले गए। अब राणा हमीर कौन है, राणा हमीर जिनके पास कौन चले गए, मेवाड़ के सरदार चले गए। राणा हमीर जो कि कहाँ के शासक हैं, सिसोदा के शासक है। कहाँ के शासक हैं, सिसोदा के शासक है। राणा हमीर कहाँ के शासक हैं, सिसोदा के शासक है। ठीक है, याद आया, सिसोदा जो कि हमने देखा था रण सिंह के दो पुत्र। जो बड़ा पुत्र था वो तो कौन थे, श्याम सिंह को तो बंटवारे में क्या मिला था, मेवाड़। जबकि राहब को बंटवारे में क्या मिला था, सिसोदा। तो सिसोदा उसी राहब के, या हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि राहब के वंशज कौन थे, राणा हमीर थे। राणा हमीर यहाँ पर उनका निवेदन मानकर सरदारों का, और इन्होंने क्या किया, मालदेव सोनगरा को पराजित किया। किसे पराजित किया, मालदेव सोनगरा को क्या किया, इन्होंने पराजित किया। कब, 1326 ईस्वी में। और मेवाड़ के शासक बने। कहाँ के शासक बने, मेवाड़ के शासक बने। अब हम इनका समय ले सकते हैं 1326 ईस्वी से करीबन 1364 ईस्वी तक शासन यहाँ पर कौन करते हैं, राणा हमीर करते हैं। ठीक है, राणा हमीर जो कि मेवाड़ के शासक बन चुके हैं, मालदेव परमार को पराजित कर। और सिसोदा के जागीरदार थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, सिसोदिया लगाया। अपने नाम के पीछे क्या लगाया, सिसोदिया लगाया। नाम के पीछे क्या लगाया, सिसोदिया लगाया। हम ये भी कह सकते हैं कि अब रावल वंश खत्म हो चुका था रावल रतन सिंह के बाद। अब यहाँ पर सिसोदिया वंश की शुरुआत हो चुकी है। किसकी शुरुआत हो चुकी है, सिसोदिया वंश की शुरुआत हो चुकी है। अब इस गुहिल वंश को हम क्या कहेंगे, सिसोदिया वंश कहेंगे। क्या कहेंगे, गुहिल वंश को क्या कहेंगे, गुहिल वंश अब
सिसोदिया वंश हो चुका है, भोइल वंश अब सिसोदिया वंश हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सही लिख देता हूँ इसे। सॉरी, तो भोइल वंश अब सिसोदिया वंश फाइनली हो चुका है। अब यहाँ पर राणा हमीर जो है, जब इन्होंने रावल रतन सिंह के बाद खोया हुआ राज्य प्राप्त किया तो इन्हें क्या थी कि उपमा दी गई, इन्हें कहा गया मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा गया? मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। किसे कहा गया? राणा रतन सिंह को कहा गया। क्यों कहा गया? भाई इन्होंने खोया हुआ राज्य, खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त किया, तो राणा हमीर को क्या कहा गया? मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। इन्हीं राणा हमीर के बारे में लिख देता हूं ऊपर की तरफ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक संज्ञा दी गई है इनको। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को एक संज्ञा दी गई है और वो संज्ञा थी विषम घाटी पंचानन। संज्ञा क्या थी? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है कि विकट आक्रमणों में सिंह के समान, विकट परिस्थितियों में शेर के समान इन्हें संज्ञा दी गई थी। क्या? विषम घाटी पंचानन। कुंभलगढ़ प्रस्तुति में इनके बारे में ये संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राणा हमीर की। तो राणा हमीर से जिंदगी से रिलेटेड एक बात और हम थोड़ा कर लेते हैं। राणा हमीर जिस समय मेवाड़ के शासक होते हैं उस समय राणा हमीर की, तो राणा हमीर जो है, इसी राणा हमीर जब ये मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, इन पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद तुगलक ने। किसने आक्रमण कर दिया? मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण कर दिया। तो मोहम्मद तुगलक और राणा हमीर के बीच में बांसवाड़ा की एक जगह पड़ती है सिंगोली, तो वहाँ सिंगोली गांव में इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई, या हम कह सकते हैं सिंगोली का युद्ध हुआ। सिंगोली का युद्ध किनके बीच में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में। किनके बीच में हुआ? राणा हमीर के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध को क्या कहते हैं? सिंगोली का युद्ध कहते हैं। सिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1336 में हुआ, और इस युद्ध में राणा हमीर की क्या हुई? जीत हुई। राणा हमीर क्या हो गया? जीत गया इस युद्ध के अंदर। तो ये युद्ध कब हुआ? सिंगोली का युद्ध हुआ, 1336 में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ, और इस युद्ध में राणा हमीर जीत गए। इन्हीं राणा हमीर के द्वारा एक कार्य किया गया, इसी राणा हमीर के द्वारा एक कार्य भी किया गया। तो इसी राणा हमीर को क्या कहा जाता है? राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। तो चित्तौड़ में अन्नपूर्णा का माता का मंदिर किसने बनवाया? राणा हमीर ने बनवाया। और इन्हीं राणा हमीर को कहा जाता है कि इस सिसोदिया वंश में, भोइल वंश में सबसे पहले राणा की जो उपाधि धारण की, राणा की उपाधि जिसने धारण की वो किसने की? राणा हमीर ने धारण की। तो एक बार फिर से राणा हमीर को रिपीट कर लेते हैं। तो भाई बात चल रही थी मेवाड़ के वंश की, तो मेवाड़ के वंश को अब यहाँ पर खिजर के बाद में मालदेव सोनगरा ने जीत लिया। मालदेव सोनगरा से 1336 में यहाँ युद्ध में पराजित कर राणा हमीर ने वहाँ पर वापस से इसको मेवाड़ को भोइल वंश में शामिल कर लिया। लेकिन ये सिसोदा गांव के होने के कारण ये क्या कहलाया? सिसोदिया कहलाया। और ये प्रथम शासक जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की, राहत के वंशज थे। कौन? राणा हमीर। राणा हमीर ने मालदेव को पराजित किया 1336 में, और उसके बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए, मेवाड़ के शासक बन गए। ठीक है, सिसोदिया वंश की शुरुआत भी सबसे पहले किन्होंने की? राणा हमीर ने की। अब भोइल वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। भोइल वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा, और इसे इनकी ये जो कीर्ति के कारण राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपसंज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन क्या होता है? विषम घाटी पंचानन होता है कि विकट रूप में या विकट आक्रमण के समय सिंह के समान, विकट स्थिति में सिंह के समान जो व्यक्ति हो उसे क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन का जो संज्ञा दी गई वो किसे दी गई? राणा हमीर को दी गई। और राणा हमीर के द्वारा क्या किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध किया गया, जिसे कहा जाता है सिंगोली का युद्ध, जो कि बांसवाड़ा के सिंगोली नामक जगह पे हुआ, इसलिए सिंगोली युद्ध कहते हैं। इस युद्ध की जो समय था
सॉरी वो समय था 1336 ईस्वी का। इस युद्ध के अंदर राणा हमीर जीत गए। हम ये भी कह सकते हैं सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, या हम कह सकते हैं चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया राणा हमीर ने। और राणा के उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? राणा हमीर थे, जो कि इनका नाम है छत्र सिंह। इनका नाम है छत्र सिंह। और इन्हें छत्र सिंह के अलावा खेता सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खेता सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्र सिंह, खेता सिंह राणा हमीर के बाद में अगले शासक बनते हैं। हम कह सकते हैं कि राणा हमीर के पुत्र छत्र सिंह, खेता सिंह 1364 ईस्वी में शासक बनते हैं। और 1364 से 1382 ईस्वी तक शासन करता है कौन? खेता सिंह, छत्र सिंह। जिस तरह राणा हमीर वीर पुरुष हुआ करता था, उसी तरह उसका पुत्र भी उसी की तरह वीर और साहसी हुआ करता था। ठीक है, तो छत्र सिंह जो थे, इन छत्र सिंह के द्वारा काफी अपने राज्य को बढ़ोतरी किया गया। देखो जाहिर सी बात है, एक राजा का बेटा अपने राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। एक राजा का बेटा अपने राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, यही काम उसके पास रह जाता है। तो ये भी वही करेगा। हम जो राणा हमीर से जो विरासत में से मिली थी उसे आगे बढ़ाएगा। तो उस समय जब मेवाड़ इसके पास हुआ करती थी, मेवाड़ रियासत जो कि जिसका शासक कौन है? छत्र सिंह। इसके साथ साथ इसने अजमेर, ठीक है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर इसने जैसे कि मांडल, ठीक है, जहाँ बात करें जहाजपुर, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं अजमेर, अजमेर। उसके बाद इन्होंने 56 का पठार या 56 का मैदान, यहाँ तक का इलाका इन्होंने जीत लिया। कि इन्होंने छत्र सिंह ने। अब छत्र सिंह का जो टारगेट था, छत्र सिंह का जो लक्ष्य था वो था बूंदी। क्या था? बूंदी। और बूंदी लक्ष्य के दौरान, इसी के दौरान क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। इसी के दौरान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। छत्र सिंह यानी खेता सिंह की मृत्यु किस तरह हुई? बूंदी लक्ष्य के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो छत्र सिंह, खेता सिंह जो कि किसके पुत्र थे? राणा हमीर के पुत्र थे। मेवाड़ जो विरासत में इनको मिली हुई थी उसे इन्होंने और बढ़ाया। अजमेर, मांडल, जहाजपुर, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, जहाजपुर, अजमेर, मांडल, जहाजपुर, 56 का मैदान तक अपनी सीमा को बढ़ाया, सीमा का विस्तृत किया। और बूंदी लक्ष्य के दौरान इनकी मृत्यु हुई। किनकी? खेता सिंह की। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया? मालवा के शासक उस समय हुआ करते थे, मालवा के शासक दिलावर खां, मालवा के शासक दिलावर खां की हत्या की, या दिलावर खां को युद्ध में पराजित किया। ये कारनामे किनके थे? छत्र सिंह, खेता सिंह के। ठीक है, तो छत्र सिंह, खेता सिंह 1364 में शासक बने, 1382 तक उन्होंने शासन किया। और मेवाड़ को उन्होंने अजमेर, मांडल, जहाजपुर, 56 के मैदान तक बढ़ाया, उसकी सीमा को वहां तक विस्तृत किया। ठीक है, बूंदी लक्ष्य के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं छत्र सिंह ने क्या किया? मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया। अब जो छत्र सिंह थे, इन छत्र सिंह की क्या थी? दासी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? दासी। और उस दासी का नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। क्या नाम था भाई? खातिन। इन छत्र सिंह की एक दासी हुआ करती जिनका नाम क्या था? खातिन। अब इस खातिन के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। बट एक पुत्र तो था इसका चाचा, और वो दूसरा पुत्र था मेरा। जैसे कि हमने बात की छत्र सिंह, छत्र सिंह यानी खेता सिंह की एक दासी हुआ करती थी। दासी का नाम क्या था? खातिन। इस खातिन के 2 पुत्र थे, चाचा व मेरा। ठीक है, चाचा और मेरा। अब जब खेता सिंह की मृत्यु 1382 में हो जाती है, खेता सिंह, छत्र सिंह के बाद उसका पुत्र अगला शासक बनता है। उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता है। ठीक है, पुत्र का अगला, उसका पुत्र का नाम था लक्ष्य सिंह। क्या नाम था? लक्ष्य सिंह, जिसे हम कह देंगे राणा लाखा। क्या कह देंगे? राणा लाखा। राणा लाखा, राणा लक्ष्य सिंह जो कि शासक बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद 1382 में, और करीबन 1421 ईस्वी तक शासन करता है। कौन? राणा लाखा। राणा लाखा का कार्यकाल काफी लंबा भी था, काफी इंपॉर्टेंट कार्य इसके कार्यकाल में हुए। जिससे कुछ बातों का इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे पहली अगर हम बात करें तो पहली बात यह है कि राणा लाखा सिंह के समय, राणा लाखा सिंह के समय जावरकी खान
खोजी गई, जावर की खान खोजी गई। अब जावर की खान से क्या निकलता था? जावर की खान से निकलता था चांदी व सीसा, जिससे क्या उत्खनन किया जाता था? चांदी व सीसा। तो पहला काम तो क्या हो गया? राणा लाखा के समय जावर की खान खोजी गई, जिससे चांदी व सीसा उत्खनन किया जाता। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी खान से या किसी राज्य में चांदी की शीशे की खान निकल चुकी है, माइंस निकल चुकी है, तो उस राज्य की आर्थिक समृद्धि में और वृद्धि होगी, यानी उसकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि अब मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई, समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमने देखा कि जावर की खान खोजी गई राणा लाखा के समय, जब जावर की खान निकल चुकी था, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति या आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, अगली हम बात करते हैं। तो इसी राणा लाखा के समय एक कार्य किया गया। राणा लाखा के समय यहाँ पर दो बंजारे हुआ करते थे। इसके समय 2 बंजारे हुआ करते थे। एक का नाम तो था चिड़िया मार, एक का नाम तो क्या था? चिड़िया मार। और दूसरे का नाम था बिच्छू मार। तो चिड़िया मार और बिच्छू मार नामक स्मृति में, इन बंजारों की स्मृति में पिछोली नामक गांव में गोमती नदी पर पिछोला झील बनवाई। जैसे कि हम बात करते हैं जावर की खान, ठीक है। उसके बाद हमने बात की चिड़िया मार और बिच्छू मार बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति में पिछोली नामक गांव में गोमती नदी पर पिछोला झील का निर्माण करवाया। एक्चुअली में क्या था कि चिड़िया मार और बिच्छू मार अपने बैलों को अपने घर लेके जा रहे थे, तो रास्ते में पानी की कमी के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वो जो गाँव था वो था पिछोली गाँव। कौन सा गाँव था? पिछोली गाँव। तो इस पिछोली गाँव में उनकी बैलों की मृत्यु हो गई, तो उनकी बैलों की स्मृति में उन्होंने गोमती नदी का पानी रोककर पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर देखी। अगले हम बात करते हैं इसी पिछोला झील से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? राणा लाखा के समय एक गलकी नटनी नामक महिला हुआ करती थी। गलकी नटनी नामक एक महिला हुआ करती थी, और गलकी नटनी जो थी वो क्या करती थी? रस्से पर चढ़कर एक करतब दिखाया करती थी। क्या करती थी? करतब दिखाया करती थी। करतब दिखाया करती थी। अब ये करतब दिखाया करती थी, दो खंभों पर रस्सी बांधकर ये क्या करती थी? करतब दिखाया करती थी। अब ये मैसेज क्या है? राणा लाखा के पास पहुंच गया। भाई गलकी नटनी नामक एक महिला अपने राज्य में दो खंभे पर रस्सी बांधकर उस पर चलकर दिखाती है या करतब दिखाती है। तो राणा लाखा ने इस मैसेज को सुनने के बाद में उसे अपने राज दरबार में बुलाया। किसे? गलकी नटनी को। गलकी नटनी जब राणा लाखा के समक्ष प्रस्तुत हुई तो राणा लाखा ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव ये था कि यदि तुम इस पिछोला झील, उस समय ये पिछोला झील हम मान लेते हैं, ये पिछोला झील थी जो बनाई गई थी चिड़िया मार और बिच्छू मार में। तो यदि तुम इस पिछोला झील के दोनों किनारों पर खंभों पर रस्सी बांधकर और इस रस्सी पर चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचती हो, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचती हो, तो मैं पूरा राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पूरा राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये बात किसने की? लक्ष्य सिंह ने। किससे कही? गलकी नटनी ने। गलकी नटनी ने सोचा अगर जान चली गई तो कोई नहीं, अगर जान बच जाती है तो ये पूरा साम्राज्य मेरा होता है। तो यहाँ पर इसने गलकी नटनी रिस्क ले ली, और गलकी नटनी ने इसके प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और उसने क्या किया? ये करतब दिखाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि उस समय पर आसपास पब्लिक है, पब्लिक सारे खेल को देख रही है। अब गलकी नटनी जो कि शुरुआत कर चुकी है, लगभग देखा जाए तो आधे से ज्यादा भाग
गल की नटनी ने क्रॉस कर लिया। तो मेवाड़ के सरदारों ने सोचा कि भाई हो सकता है कि एक गल की नटनी इसको पूरे को क्रॉस कर ले और राजा के हाथ से राज्य चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का रस्सा काट दिया। रस्से काटते गल की नटनी जेल में जा समाई, उसकी वहां मृत्यु हो गई। इस बात का पता चलने के बाद में लाखा ने इस पिछोला झील के किनारे, इस पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया। क्या बनवाया? नटनी का चबूतरा। क्या बनवाया भाई? नटनी का चबूतरा बनवाया। किसने बनवाया? राणा लाखा ने। किसकी स्मृति में बनवाया? गल की नटनी की स्मृति में बनवाया। किसकी स्मृति में बनवाया? गल की नटनी की स्मृति में बनवाया। क्या बनवाया? नटनी का चबूतरा बनवाया। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने देखे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 5वां पॉइंट और देखते हैं। 5वां पॉइंट जो कि एक नकली दुर्ग को लेकर विस्तृत में है। नकली दुर्ग। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हमने पहले देखा कि राणा लाखा के पिता जिनका नाम था क्षेत्र सिंह यानी खेता सिंह की मृत्यु क्यों हुई? बूंदी विजय लक्ष्य के दौरान। अब इसने अपने पिता का उस वीर गति जो उसके पिता प्राप्त हो चुके थे, तो अपने पिता के बलिदान को या उनके बलिदान को जाया नहीं जाने के लिए उस प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा थी कि मैं बूंदी तारागढ़ जीत लूंगा, और जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को नहीं जीत लूंगा तब तक वापस अपने राज्य में नहीं जाऊंगा। अब चूंकि उस समय हाड़ा काफी पावरफुल हुआ करते थे, तो ये क्या करता था, लक्ष्य सिंह बार बार आक्रमण करता था लेकिन वापस पुनः लौट जाता था, क्योंकि इससे बूंदी की जीतने में नहीं आ पा रहा था। यहाँ ये बूंदी का सामना, बूंदी के सैनिकों या उनके राज्य का सामना नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए क्या था, अब इसने हट कर ली। हट क्या थी कि जब तक मैं बूंदी को नहीं जीत लिया तब तक अपने राज्य में वापस नहीं जा सकता। तो इसके सरदार और सैनिक जो कि काफी परेशान हो चुके थे कि अब कई बार हमने ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी हम बूंदी को नहीं जीत पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या, इनके सरदारों ने क्या किया कि वहाँ एक नदी के किनारे नकली दुर्ग बनाया जो कि बूंदी के तारागढ़ की तरह हुआ करता था। नकली एक दुर्ग बना दिया। अब नकली दुर्ग बनाकर लक्ष्य सिंह से कहा गया कि भाई आप इस दुर्ग को ध्वस्त करें, विजय हो और उसके बाद अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें और फिर वापस अपने राज्य में लौटे। तो इन्होंने यही किया, राणा लाखा ने क्या किया, इस नकली दुर्ग को ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद प्रतिज्ञा को पूर्ण की और कहाँ लौट गए? मेवाड़ लौट गए। प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। प्रतिज्ञा क्या थी कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को जीत नहीं लेता तब तक अपने राज्य को नहीं लौटूंगा। तो उन्होंने क्या किया, नकली तारागढ़ को ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण की। इन्होंने की राणा लाखा ने। ठीक है, इस प्रतिज्ञा पूर्ण करने में एक महान वीर पुरुष का बलिदान हुआ और उनका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा। क्या नाम था? कुंभकर्ण हाड़ा। तो कुंभकर्ण हाड़ा इस ध्वस्त की, मतलब इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? कुंभकर्ण हाड़ा। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 पॉइंट देखे। ठीक है, इसी तरीके से 5वां पॉइंट और है। इस तरह हम देख लेते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि भाई इस समय राणा लाखा के एक पुत्र जिनका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। अब कुंवर चूड़ा जो कि राणा लाखा के पुत्र हुआ करते थे। अब इस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? इस समय मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मारवाड़ के एक शासक। तो मारवाड़ के शासक का नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। और रणमल की बहन का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। तो यहाँ पर रणमल ने क्या किया, अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता कहाँ भेजा? कुंवर चूड़ा के लिए राणा लाखा के दरबार में भेजा। कहाँ भेजा? राणा लाखा के दरबार में भेजा। लेकिन इस समय कुंवर चूड़ा दक्षिण भारत विजय के लक्ष्य की ओर या दक्षिण भारत को विजय करने के लिए वहां गए हुए थे या राज्य से बाहर गए हुए थे। तो इसलिए क्या किया कि
जब ये रणमल का द्वारा भेजा गया जो दूध एक कलश लेकर जब राजा के दरबार में पहुंचा तो उस समय क्या था, राणा लाखा अपने दरबार में बैठे हुए थे। जब राणा लाखा अपने दरबार में बैठे हुए थे तो राणा लाखा ने हंसी में मजाक में कह दिया कि हम वृद्धों के लिए कौन रिश्ता भेजेगा, ठीक है, ये कहकर उसे डाल दिया। अब दूध वापस जाकर रणमल से मिलता है, रणमल से सारी घटना बताता है कि भाई कुंवर चूड़ा तो उस समय नहीं थे, इसलिए क्या था कि राणा लाखा ने मुझसे इस तरह की ये हमारे बीच में इस तरह की बातें हुई। तो रणमल ने क्या है कि पुनः उसे राणा लाखा सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव यह था यदि हंसाबाई पर लाखा से उत्पन्न होने वाला बच्चा, जिसका नाम रखा गया था मोखल, होने वाला बच्चा मोखल, यदि अगला राजा बने, अगला शासक बने, तो मैं आपका विवाह अपनी बहन के साथ कर सकता हूं। तो यहाँ पर राणा लाखा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन जब कुंवर चूड़ा वापस राज्य में लौटा, उनसे सारी घटना बताई गई, तो कुंवर चूड़ा ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। और इसीलिए कहा जाता है राजस्थान का विश्व पितामह या मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। तो यही लिख देते हैं, कुंवर चूड़ा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेवाड़ का भीष्म पितामह, इसे कहा जाता है कुंवर चूड़ा को। क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने अपने पिता के लिए अपना आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत रखा, या कह सकते हैं कि अपने राज्य को ठुकरा दिया, ठीक है, अपने पिता के विवाह के लिए। यही हुआ। राणा लाखा सिंह का विवाह किसके साथ हुआ? हंसाबाई के साथ हुआ। और इन दोनों से जो उत्पन्न हुआ उस बच्चे का नाम क्या था? मोखल रखा गया कि मोखल ही क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं सारी बातें। राणा लाखा सिंह की हम बात कर रहे हैं, राणा लाखा सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो राणा लाखा सिंह या राजा लक्ष्य सिंह की हम बात करें तो लाखा राणा जिन्होंने 1382 ईस्वी में राज्य शासन संभाला और 1421 तक इन्होंने राज्य किया। इसके समय जावर की खान निकली। क्या निकली? जावर की खान खोजी गई। जावर की खान से चांदी व सीसा उत्खनन किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब किसी राजधानी से जब किसी राज्य में, रियासत में अगर चांदी जैसी कोई बहुमूल्य धातु का उत्खनन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अब उस राज्य की, उस रियासत की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। इसलिए मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो चुकी थी। मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि में अब वृद्धि होने लगी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि इसी के समय, राणा लाखा के समय, चिड़िया मार और बिच्छू मार नामक बंजारे एक बार अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो इस रास्ते में क्या उनकी बहनों की मृत्यु हो गई पानी की कमी को लेकर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अपनी बहनों की स्मृति में पिछोली नामक गांव के अंदर एक गोमती नदी के पानी को रोककर पिछोला झील बनवाई। इन्होंने बनवाए चिड़िया मार और बिच्छू मार। चिड़िया मार और बिच्छू मार नामक बंजारों ने गोमती नदी का पानी रोककर पिछोली नामक गांव में क्या बनवाई? एक झील बनाई। उसे क्या कहा गया? पिछोला झील कहा गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हम राणा लाखा के समय की बात करें तो गलकी नटनी नामक एक औरत थी जो कि 2 खंभों पर रस्सी बांधकर करतब दिखाया करती थी। 2 खंभों पर रस्सी बांधकर करतब दिखाया करती थी। तो यह मैसेज किसके पास पहुंच गया? राणा लाखा के पास पहुंच गया। तो राणा लाखा ने गलकी नटनी को अपने राज दरबार में बुलाया और उसे एक प्रपोजल दिया और एक प्रस्ताव रखा उसके सामने। और प्रस्ताव यह था कि यदि तुम पिछोला झील को दोनों किनारों पर रस्से बांधकर अगर एक किनारे से दूसरे किनारों तक पहुंच जाती हो या इस पिछोला झील को क्रॉस कर जाती हो तो पूरा राज्य में आपके नाम कर दूंगा। गलकी नटनी ने कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया और उसने क्या किया? 2 रस्से बांधकर, या हम कह सकते हैं रस्सा बांधकर, उसने चलना शुरू किया। जब कहा जाता है कि आधे से ज्यादा हिस्सा उसने क्रॉस कर लिया तो यहाँ पर मेवाड़ के सरदारों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक गलकी नटनी जैसी औरत इस मेवाड़ की शासक बन जाए या मेवाड़ उसको दे दिया जाए, ठीक है। क्योंकि राजा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। तो सरदारों ने क्या किया? इसका रस्सा काट दिया। रस्सा काटते गलकी नटनी झील में समा गई, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस बात की खबर जब राणा लाखा को चला, राणा लाखा ने क्या किया? उस गलकी नटनी की स्मृति में पिछोला झील के किनारे लाखा ने, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, लाखा ने
पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया। किसकी स्मृति में? गल की नटनी की स्मृति में। अब यहीं पर अगली जो कुछ बात होती है, पांचवी बात, वो होती है नकली दुर्ग को लेकर। एक्चुअली में जैसे कि हमने देखा था कि लाखा के पिता का नाम था खेता सिंह छैत्र सिंह। तो छैत्र सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो विजय लक्ष्य के दौरान हुई थी, मतलब विजय लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने भी क्या किया कि उस लक्ष्य को दोबारा से रिओपन किया और उन्होंने क्या दोबारा लक्ष्य रखा कि अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक बूंदी को नहीं जीत लूंगा, बूंदी के तारागढ़ को नहीं जीत लूंगा, तब तक वापस अपने राज्य में नहीं लौटूंगा। लेकिन अब बार बार ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उस गढ़ को, उस दुर्ग को नहीं जीत पा रहे हैं, बूंदी की सेना का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ के सरदार जो थे वो काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपने राज्य में लौटना है, जबकि राजा जब तक प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करेगा तब तक वापस नहीं लौटेगा। तो यहाँ सरदारों ने, सैनिकों ने क्या किया, नदी के किनारे एक नकली दुर्ग बनाया जो हूबहू तारागढ़ की तरह दिखाई देता था। ठीक है, अब उस गढ़ को बनाने के बाद में राजा से आग्रह किया कि आप इस गढ़ को, इस दुर्ग को ध्वस्त करें और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें, अपने राज्य की ओर पुनः लौटें। तो यहाँ पर यही किया गया, राणा लाखा ने इस नकली दुर्ग को ध्वस्त किया, नकली तारागढ़ दुर्ग को जीत लिया। जीतने के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और वापस अपने राज्य में लौट गए। लेकिन इस प्रतिज्ञा पूर्ण करने में कुंभकर्ण ने अपना बलिदान दिया इस दुर्ग की रक्षा करते हुए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगली बात, तो वो बात थी कुंवर चूड़ा को लेकर। कुंवर चूड़ा जो कि राणा लाखा के पुत्र हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या था कि उसी समय मारवाड़ के युवराज हुआ करते थे रणमल। रणमल की बहन का नाम था हंसाबाई। तो रणमल ने क्या किया, अपनी बहन का रिश्ता भेजा किसके पास, कुंवर चूड़ा के लिए रिश्ता भेजा लक्ष्य सिंह के पास। अब इस समय कुंवर चूड़ा कहीं बाहर, राज्य से बाहर गए हुए थे, तो राणा लाखा उस समय दरबार में बैठे हुए थे। तो रणमल का दूत जब कड़स लेकर वहां पहुंचता है तो राणा लाखा ने मजाकिया स्वभाव में कह दिया, मजाक के रूप में कह दिया कि अब वृद्धों के लिए कौन कलश लाएगा या। ठीक है, अब ऐसे किसी दूत ने सारी बात रणमल से कह दी, तो रणमल ने फिर से मैसेज पहुंचाया और मैसेज में ये बताया कि यदि आपका यानी राणा लाखा और हंसाबाई के विवाह के बाद जो बच्चा उत्पन्न होगा, अगर वही अगला शासक बने तो मैं आपका विवाह मेरी बहन के साथ कर सकता हूँ। और अगला बच्चे का नाम क्या होता है, मौखल होता है। तो राणा लाखा ने मना कर दिया। लेकिन जब कुंवर चूड़ा वापस लौटे, उनसे सारी घटना बताई गई, तो कुंवर चूड़ा ने एक मैसेज पहुंचाया रणमल के पास कि मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और इसीलिए मेवाड़ के विश्व पितामह से कहा गया कुंवर चूड़ा को प्रतिज्ञा ये की गई। इस प्रतिज्ञा को होने के बाद राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हुआ। इनके बाद इनका पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया मौखल। और जैसे राणा लाखा की मृत्यु होती है 1421 ईस्वी में, तो 1421 ईस्वी में अगला शासक बनता है इनका पुत्र मौखल का अगला पुत्र शासक बनता है। अब राणा लाखा के बाद में उनका पुत्र जो कि हंसाबाई के द्वारा जो विवाह के दौरान उनके जो पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम था राणा मौखल। राणा मौखल राणा लाखा का पुत्र था। राणा लाखा के बाद में उसका पुत्र मौखल जो कि अगला शासक बनता है 1421 में। 1421 से 1433 ईस्वी तक शासन करता है कौन, राणा मौखल। अब जिस समय शासक था तो प्रारंभ में क्या था, इसके समय प्रारंभ में राणा मौखल के समय क्या था कि जो इसका बड़ा भाई हुआ करता था, ज्येष्ठ भ्राता जो था, उसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था, कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा क्या बनता है, इसका संरक्षक बनता है। क्या बनता है, संरक्षक बनता है। अब प्रारंभ समय तो क्या था, कुंवर चूड़ा राणा मौखल का संरक्षक बनता है। लेकिन बाद में राणा मौखल की माँ का नाम क्या था, हंसाबाई। हंसाबाई को जो ये प्रतीत हुआ कि हो सकता है कुंवर चूड़ा राज्य की छाव में मेरे पुत्र की हत्या कर दे, तो इसने क्या किया जी, इसने कुछ इसके बारे में, कुंवर चूड़ा के बारे में गलत भ्रांति पाड़ ली। ठीक है, अब कुंवर चूड़ा को इस बात का पता चल गया कि हंसाबाई मेरे बारे में क्या सोचती है, तो इसने कुंवर चूड़ा को ये आत्मग्लानि हुआ। आत्मग्लानि के बाद में कुंवर चूड़ा ने क्या किया, मेवाड़ राज्य को छोड़ दिया। मेवाड़ राज्य छोड़कर ये कहाँ चले गए, मालवा की ओर चले गए, या हम कह सकते हैं मांडू की ओर चले गए। ठीक है, अब मांडू राज्य की ओर कौन जा चुके हैं, कुंवर चूड़ा जा चुके हैं। ठीक है, हम बात कर लेंगे कुंवर चूड़ा कहाँ जा चुके थे, मांडू की ओर चले गए, मांडू की ओर चले गए। ठीक है, चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर हंसाबाई ने क्या किया, रणमल को बुला लिया। हंसाबाई ने क्या किया, हंसाबाई ने रणमल को मौखल का संरक्षक बनाया।
मोखल का संरक्षक बनाया। मोखल जो कि 12 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। मोखल कितने वर्ष की उम्र में शासक बनता है? 12 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। या हम कह सकते हैं जैसे वो मोखल का राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष उसकी उम्र हुआ करती थी। ठीक है, इसी राणा मोखल ने कुछ कार्य भी किए, जैसे कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया? राणा मोखल ने करवाया। इसी के बाद उसने एक कार्य और करवाया, वो कार्य था किसने? द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। द्वारिकानाथ मंदिर चित्तौड़ में बनवाया। द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया। और इसी के साथ साथ हम एक बात और कहते हैं, वो है कि एकलिंग नाथ मंदिर का परकोटा बनवाया। क्या बनवाया? एकलिंगनाथ का मंदिर का परकोटा बनवाया। ठीक है, उसी के साथ अगर हम अगली बात जाने तो थोड़ा सा हम फिर से एक बार रिपीट कर लिया करते हैं। राणा मोखल जो कि राणा लाखा के बाद शासक बनता है और 12 वर्ष की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठता है। 1421 से 1433 तक इसने शासन किया राणा मोखल ने। राणा मोखल जब शासक बनता है तो प्रारंभ समय में इसका बड़ा भाई कुंवर चूड़ा इसका संरक्षक होता है, लेकिन हंसाबाई को कुछ ऐसी भ्रांति लग जाती है कि कुंवर चूड़ा राज्य की चाह में मेरे पुत्र की हत्या कर सकता है। अब इस बात का पता चल जाता है किससे? कुंवर चूड़ा को, कि हंसाबाई मेरे बारे में क्या सोचती, तो उससे आत्मग्लानि होती है, गिल्टी फील होती है। वो क्या करता है? राज्य छोड़कर मांडू की ओर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मांडू की ओर चला जाता है। ठीक है, अब हंसाबाई ने क्या किया? जैसे ये सीट खाली हो गई, संरक्षक पद की सीट, गार्डनेश पद की जब सीट खाली हो चुकी थी, तो कुंवर चूड़ा की जगह हंसाबाई ने रणमल को मोखल का संरक्षक बनाया। किसका संरक्षक बनाया? मोखल का संरक्षक बनाया। इसी मोखल द्वारा क्या करवाया गया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक है, द्वारिकानाथ मंदिर को बनवाया गया और एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर जो कि बप्पा राव द्वारा बनवाया गया था, उसके चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया। परकोटा बनवाया गया किसके द्वारा? राणा मोखल। अब राणा मोखल ने भी आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, आसपास की जो अपने जो सीमा था उसका विस्तार किया। तो एक बार क्या थे, राणा मोखल जिलावाड़ा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जिलावाड़ा। तो जिलावाड़ा में क्या थी? इनकी हत्या कर दी गई। हत्या किनके द्वारा की गई? चाचा मेरा के द्वारा। याद करो, क्षेत्र सिंह, समझ रहे हो? इसके दादाजी का नाम क्या था? क्षेत्र सिंह। तो मोखल के दादा का नाम क्या था? क्षेत्र सिंह यानी खेता सिंह। तो खेता सिंह की दासी का नाम क्या था? खातिन। तो खातिन के पुत्र थे चाचा व मेरा। क्या नाम था? चाचा व मेरा। चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर जिलावाड़ा में हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मोखल की हत्या कर दी। मोखल की हत्या कर दी। हत्या कर दी किसने की? चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर जिलावाड़ा में मोखल की क्या कर दी? हत्या कर दी। कब? 1433 ईस्वी में। अब 1433 ईस्वी में मोखल की हत्या हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।